स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड यूनिट जो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, तो सबसे पहले अपना पॉइंट रहता है इसमें डेटा कंसोलिडेशन की। डेटा कंसोलिडेशन होता क्या है? तो जैसे अपने को फर्स्ट डेफिनेशन ये दिया, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। डेटा कंसोलिडेशन अलाउज यू टू गैदर टुगेदर योर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू ए मास्टर वर्कशीट। पहले अपन कंसोलिडेशन का मतलब समझते हैं। देखो, डेटा कंसोलिडेट या फिर रियल वर्ल्ड में कंसोलिडेट करने का मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं और उनको आप असेंबल करके एक जगह पे रख रहे हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। अब डेटा की बात करेंगे तो डेटा में क्या हो जाएगा? अलग अलग वर्कशीट में अपने को डेटा पड़ा है, उस डेटा को अपन ने एक मास्टर वर्कशीट में रखा है, वही अपने लिए क्या है? डेटा कंसोलिडेशन है। इसके बाद में इसमें बताया, इन अदर वर्ड्स द डेटा कंसोलिडेशन फंक्शन टेक्स डेटा फ्रॉम सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक एंड समराइज इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दे कैन दैट यू कैन अपडेट इजीली। ये क्या करेगा? कंसोलिडेशन मतलब क्या करेगा कि आपके पास एक बहुत सारी वेब वर्कशीट्स की सीरीज है, उसमें से आप डेटा उठा रहे हो, वर्कबुक्स की सीरीज में से डेटा उठा रहे हो, उसको एक वर्कशीट के अंदर ले जाके समराइज कर रहे हो। यानी कि आपके पास 10 वर्कशीट में डेटा था, उस 10 वर्कशीट के डेटा को आपने उठाया और एक वर्कशीट में ले जाके डाल दिया, जिससे क्या हो गया कि अब उस वर्कशीट से अपन 10 वर्कशीट का डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या रखा है, कौन सी सीट में अपने पास क्या डेटा हो सकता है। बेसिकली समराइज उसने कर दिया सारे डेटा को। इसके बाद में देखो क्या बताया, द डेटा फ्रॉम द कंसोलिडेशन रेंज एंड टारगेट रेंज आर सेव्ड व्हेन यू सेव द वर्कशीट। इफ यू लेटर ओपन ए वर्कशीट इन विच कंसोलिडेशन हैज बीन डिफाइंड द डेटा विल बी अगेन अवेलेबल। अगर आपने कंसोलिडेशन किया है किसी रेंजेस के बीच में किसी टारगेट के लिए, तो वो जो आपने कंसोलिडेशन किया है, जब आप उस फाइल को सेव कर देते हो एंड नेक्स्ट टाइम जब आके उसको वापस ओपन करते हो, तो सारा डेटा जो कंसोलिडेट डेटा था वो आपको फिर से मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार डेटा कंसोलिडेट कर दिया फिर वो लॉस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारा डेटा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा? इट इज अवेलेबल अंडर डेटा मेन्यू एंड कंसोलिडेट ऑप्शन। ठीक है, सारा डेटा कहाँ मिलेगा? डेटा मेन्यू एंड कंसोलिडेट ऑप्शन में जाओगे तो वहां पे आपको सारा डेटा वहां पे सेफ मिल रहा होगा। इसके बाद में अपना सेकंड पॉइंट आता है इसी के अंदर, सब टोटल। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। सब टोटल इज ए फंक्शन। सब टोटल क्या होता है? एक फंक्शन होता है। जैसे आप टोटलिंग करते हो ना, वैसा ही है। देख लेते हैं कि क्या काम करता है, कैसे काम करता है। सब टोटल इज ए फंक्शन लिस्टेड अंडर द मैथमेटिकल कैटेगरी व्हेन यू यूज द फंक्शन विजार्ड insert function because of its usefulness the function has a graphical interface, it is accessible from data menu। अभी इसने ये नहीं बताया कि होता क्या है, इसने ये बताया है कि काम कैसे करता है। देखो, सब टोटल एक ऐसा फंक्शन है जो कि किसके अंदर होता है? मैथमेटिकल कैटेगरी के अंदर होता है। कहाँ से मिलेगा? जब अपन फंक्शन विजार्ड यूज कर रहे होंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, फंक्शन पे क्लिक करेंगे, तब अपने को क्या मिलेगा? सब टोटल मिलेगा। सब टोटल क्या है? एक फंक्शन है। इसके बाद में इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या लिखा है ऊपर। डेफिनेशन देखो क्या बोलती है। सब टोटल, टोटल एड्स डेटा अरेंज्ड इन एरे। एरे मीन्स यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ को अपन बोल सकते हैं। एरे मीन्स होता है ग्रुप ऑफ। अब ग्रुप ऑफ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके पास वैल्यूज हैं, पॉइंट वाली वैल्यूज हैं, बिना पॉइंट वाली वैल्यूज हैं, डेसिमल वैल्यूज जिनको आप बोलते हो, इंटीजर्स हैं, ए बी सी डी है। ऐसे कैरेक्टर्स का एक एरे हो सकता है, नंबर्स का एक एरे हो सकता है, ग्रुप हो सकता है। तो इसमें क्या बताया? सब टोटल क्या होता है? एक ऐड होता है, टोटल होता है किसका? एक एरे में जो डेटा अरेंज्ड है उसका। दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद लेबल और ऑफ फॉर कॉलम एंड और रोज। ये एक ग्रुप हो सकता है किसका? सेल्स का। किसके साथ? लेबल्स और कॉलम्स, जिसमें क्या होंगे? कॉलम्स एंड रोज होंगे, जिनको अपन ने अलग अलग लेबल किया हुआ है। जैसे मैंने एक लेबल कर दिया नेम नाम का, तो उसमें सारा डाटा कैसा आ रहा है? नेम नाम का आ रहा है, यानी नेम एंट्रीज आ रही हैं। एक मैंने लिख दिया रोल नंबर, तो उसमें सारे क्या आ रहे हैं? रोल नंबर्स। उनको अपने को सब टोटल दिखाना है तो अपन दिखा सकते हैं। यूजिंग द सब टोटल डायलॉग यू कैन सेलेक्ट एरेज एंड देन चूज ए स्टेटिस्टिकल फंक्शन टू टू अप्लाई टू देम। अपन क्या कर सकते हैं? एक एरे को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करके उसके ऊपर स्टेटिस्टिकल फंक्शन लगा सकते हैं, जो भी अपन लगाना चाहें। इसके बाद में इसने क्या बताया? देखो, इसके बाद में ये बोल रहा है, फॉर एफिशिएंसी यू कैन चूज अप टू 3 ग्रुप्स ऑफ एरे टू विच टू अप्लाई अ फंक्शन। आपका काम बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हो? कम से कम 3 ग्रुप ऑफ एरेज को यूज कर सकते हो अपने काम को इजी करने के लिए, फंक्शन लगाने के लिए। व्हेन यू क्लिक ओके, कैल्क एड सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल्स टू द सिलेक्टेड एरे। जब आप ओके बटन प्रेस करोगे, इससे क्या होगा? कैल्क ऑटोमेटिकली, जो अपन ओपन ऑफिस कैल्क की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्या करेगा? आपके सारे डेटा का टोटल करके आपको शो कर देगा। यूजिंग द रिजल्ट एंड रिजल्ट टू सेल्स स्टाइल फॉर देम। किस में डेटा डाल देगा? या तो रिजल्ट में या फिर रिजल्ट टू सेल्स में आपका डेटा आपको डला हुआ मिल जाएगा। अब अगर अपन इसी को देखें कि ये होता कहाँ पे अवेलेबल है, तो किसके अंदर अवेलेबल होता है? डेटा और सब टोटल्स के अंदर ये अपने को अवेलेबल हो जाएगा। ये अवेलेबिलिटी की बात हो रही है अपने पास। सब टोटल जो हुआ है वो कहाँ पे अवेलेबल होगा? डेटा के अंदर जाएंगे, देन सब टोटल्स में अपने को अवेलेबल हो जाएगा।
इसके बाद में देखिए अपने पास नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर में आता है सिनेरियो, कि सिनेरियो क्या होता है। देखो सिनेरियो आर अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ कंडीशन, व्हाट इफ क्वेश्चंस। व्हाट इफ क्वेश्चंस क्या होते हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब अपन क्रिएट करते हैं तो वो किसके अंडर आते हैं, सिनेरियो के अंदर आते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इफ क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है, तो कौन सा टूल यूज होता है, सिनेरियो यूज होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में देखो क्या बताया इसने, ईच सिनेरियो इज नेम्ड, हर एक सिनेरियो जो अपन बनाते हैं उसको अपन कुछ नाम देते हैं। एंड कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली, एक सिनेरियो को अपन पर्टिकुलरली एडिट कर सकते हैं कि क्या मेरे को कंडीशन बनानी है। व्हेन यू प्रिंट द स्प्रेडशीट ओनली द कंटेंट ऑफ द करंटली एक्टिव सिनेरियो इज प्रिंटेड। आपने जैसे मान लीजिए एक स्प्रेडशीट में एक सिनेरियो लगाया है, तो जब आप उसको प्रिंट करने जाओगे तो जो करंट सिनेरियो आपने बनाया हुआ है उसी को आप प्रिंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने सारे सिनेरियोज को एक साथ प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या बताया, ए सिनेरियो इज एसेंशियली ए सेव्ड सेट ऑफ सेल वैल्यूज फॉर योर कैलकुलेशंस। एक सिनेरियो क्या होता है, एक सेव्ड सेट ऑफ सेल वैल्यूज होता है, किसके लिए, आपकी कैलकुलेशंस के लिए। यू कैन इजीली स्विच बिटवीन दीज सेट्स यूजिंग द नेविगेटर और ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपने बहुत सारे सिनेरियोज बना रखे हैं, बहुत सारी व्हाट इफ कंडीशंस बना रखी हैं कि जैसे मैं क्या करूं। देखो इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि मैं अगर एक मेरे पास प्राइस किसी प्रोडक्ट की 10 रुपए है, मैं उसमें 10 रुपए और बढ़ाता हूं तो फाइनल प्राइस क्या हो जाएगी। इस तरीके से आपने क्या कर रखे हैं, बहुत सारे सिनेरियोज बना रखे हैं। तो उन सिनेरियोज के बीच में आप इजीली स्विच करते हो नेविगेटर यूज करके या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करके, जो कि आपको सेल चेंजिंग में साथ में दिखा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स ऑन एन इन्वेस्टमेंट, यू कुड ऐड ए सिनेरियो फॉर ईच इंटरेस्ट रेट एंड क्विकली व्यू द रिजल्ट्स। इसमें आपको एग्जांपल दिया है कि आपको क्या करना है, आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट का, अलग अलग इंटरेस्ट रेट आपको जाननी है एक इन्वेस्टमेंट पे, कि इतनी इंटरेस्ट रेट हो तो मेरा कितना चार्ज लगेगा। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट लिया 50,000 का, उस पर आपको इंटरेस्ट रेट लग रहा है 10% का, तो 10% पे कितना निकलेगा, 12% पे कितना निकलेगा, 14% पे कितना निकलेगा। तो आपने अलग अलग सिनेरियोज बनाए ना, कि 50,000 का 10% कितना होता है, 50,000 का 12% कितना होता है, 50,000 का 14% कितना होता है। इस तरीके से फॉर्मूलाज दैट रिलाई ऑन द वैल्यूज चेंज बाय योर सिनेरियो आर अपडेटेड व्हेन द सिनेरियो इज ओपन। तो क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करता है, अप्लाई होता है, रिलायबल होता है किस पे, जब आप अपना सिनेरियो अप्लाई करते हो उस टाइम पे। हो सकता है आपने सिनेरियो को एडिट कर दिया होगा, हो सकता है आपने सिनेरियो सेम रखा होगा। ये अवेलेबल कहाँ पे होता है अपने पास, वही फिर से टूल्स के अंदर जाएंगे, देन अपने को क्या मिलेगा, सिनेरियोज नाम का टैब मिलेगा, उसको इजीली ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है अपने पास, गोल सीक। अब देखो गोल सीक क्या होती है, यूजिंग गोल सीक ऑप्शन अंडर टूल्स मेनू यू कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यूज प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट यू वांट। अब गोल सीक को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो कॉमनली अपन क्या करते हैं, अपने पास एक क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन का अपने को आंसर मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे उल्टा है, गोल सीक क्या करेगा, गोल सीक आपके लिए, आपके आंसर को देख के आपके लिए क्वेश्चन जनरेट करेगा। इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि आपने अभी मैंने बात की कि आपको एक इंटरेस्ट जानना है एक इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो आपका जैसे 50,000 का 10% अपने पास 5,000 रुपये होता है, तो आपने 40,000 रुपये तो डिवाइड कर लिए, ठीक है। आपको इतना पता है कि मैंने 40,000 रुपये डिवाइड कर लिए। अब आपको ये देखना है कि जो बचा हुआ 10% है वो कितना बचा हुआ है, बचा हुआ जो पैसा है वो कितना बचा हुआ है, कितना परसेंट बनता है। तो अब सिंपल सी बात है, अपने पास 10,000 रुपये बचे हुए हैं, अब वो कितना परसेंट है 50,000 का। तो ये निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, गोल सीक यूज करोगे। वहां पे आप परसेंटेज दे दोगे तो आपको रेट बता देगा, अगर आप रेट दे दोगे तो आपको परसेंटेज बता देगा, ठीक है। इसके बाद में बताया, अदर यूज ऑफ गोल सीक मे बी मोर कॉम्प्लिकेटेड बट द मेथड रिमेन्स द सेम, ओनली वन आर्ग्यूमेंट कैन बी अल्टर्ड इन ए सिंगल गोल सीक। दूसरे तरीके से अगर अपन गोल सीक को यूज करेंगे तो आपके लिए मोर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट जो मेथड है काम करने का वो यही रहेगा, पहले आंसर आएगा उसके बाद में उससे क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, ओनली एक ही आर्ग्यूमेंट को आप क्या कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, एक ही आर्ग्यूमेंट को आप इसमें चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने मन चाहे जैसा आर्ग्यूमेंट लगा दिए, यानी एक बार में आप एक ही कंडीशन पे गोल सीक लगा सकते हो, हर कंडीशन पे गोल सीक नहीं लगा सकते। इसके बाद में अपने पास आता है सोल्वर ऑप्शन। अब सोल्वर ऑप्शन क्या है, सोल्वर ऑप्शन गोल सीक का ही एक अपडेटेड वर्जन है। यहां से अपने को क्या ध्यान में रखना है, गोल सीक एंड सोल्वर आर इंटर रिलेटेड। सोल्वर क्या है, गोल सीक का ही एक अपग्रेडेड या फिर इलाबोरेटेड वर्जन है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो, अंडर टूल्स मेनू अमाउंट टू मोर इलाबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक, इलाबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक, ये बताया इलाबोरेट फॉर्म है गोल सिक का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता चुका हूँ। देखो इलाबोरेट फॉर्म है गोल सिक का। इसके बाद में देखो मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होती है, अपनी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। द डिफरेंस इज द सोल्वर डील्स विद इक्वेशन विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स।
सोल्वर क्या करता है, मल्टीपल इक्वेशंस पे एक साथ काम कर सकता है, बट अभी मैंने बताया जो गोल सी का वो किस पे काम करेगा, अल्टरनेटिवली एक पे ही काम कर सकता है, एक बार में मल्टीपल पे काम नहीं कर सकता। इट इज स्पेशली डिजाइन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स दैट यू डिफाइन। अपने अकॉर्डिंगली अपने सेट ऑफ रूल्स बना सकते हैं, अपने कॉन्स्टेंट्स लगा सकते हैं, उन कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग अपने लिए सोल्वर काम करेगा, और जैसे जैसे अपने डेटा को डिफाइन किया है वैसे वैसे अपने लिए रिजल्ट निकाल के दे देगा। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट चीज क्या बताई, ईच ऑफ दीज रूल्स सेट अप वेदर एन आर्ग्यूमेंट इन द फॉर्मूला शुड बी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू वैल्यू यू एंटर, इक्वल द वैल्यू टू यू एंटर। अब आप जब रूल्स लगाते हो तो आप वहां पे आर्ग्यूमेंट में ये चीज जज कर सकते हो, ये चीज बता सकते हो कि मेरे को रिजल्ट चाहिए, वो मैं क्या करूंगा, या तो मेरे को दी हुई वैल्यू से बड़ा रिजल्ट आना चाहिए, या दी हुई वैल्यू से छोटा रिजल्ट आना चाहिए, या फिर मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो वैल्यू के बराबर आना चाहिए। बट गोलसिक में ऐसा कुछ नहीं था। गोलसिक में आप एक कंडीशन रखते हो, उस एक कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना होता है, बट यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल रूल्स लगा सकते हो कि मैंने जो वैल्यू चाहिए वो इतने से बड़ी होनी चाहिए। जैसे मेरे को एक वैल्यू चाहिए जो कि 10,000 से बड़ी होगी, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा। उस तरीके से काम करता है। इफ यू वांट द आर्ग्यूमेंट टू रिमेन अनचेंज्ड, यू एंटर ए रूल दैट द सेल दैट कंटेंट इट शुड बी इक्वल टू इट्स करेंसी करंट एंट्री, सॉरी। तो आप अगर क्या चाहते हो कि अपना जो भी आर्ग्यूमेंट है वो अनचेंज रहे, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी वैल्यू डाल सकते हो जो कि आपकी सेल में पहले से अवेलेबल है। इससे क्या होगा, आपके आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो कि आपको पहले से वहां पे दिख रहा है, दूसरा रिजल्ट आपको वहां से नहीं मिल रहा होगा। फॉर आर्ग्यूमेंट्स दैट यू वुड लाइक टू चेंज, यू नीड टू ऐड टू रूल्स टू डिफाइन अ रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, द लिमिटिंग कंडीशंस। अब आप क्या कर सकते हो, आप चाहते हो कि मेरे पास जो आर्ग्यूमेंट मैंने दिया है उसकी वैल्यू मेरे पास चेंज हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमम दो कंडीशन लगानी पड़ेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग कंडीशंस बोलते हैं, फॉर बिगर देन अनदर वैल्यू और नॉट बिगर देन अ गिवन वैल्यू। तो आप इसमें ऐसे इस तरीके को कैसे समझ, एक लाइन छूट गई, रुकिए। इसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल यू कैन सेट द कॉन्स्टेंट दैट वन ऑफ द वेरिएबल और सेल्स मस्ट नॉट बी बिगर देन अनदर वैल्यू और नॉट बिगर देन ए गिवन वैल्यू। यानी आप एक कांस्टेंट लगाओगे गिवन वैल्यू पे, कि जो गिवन वैल्यू है वो बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और छोटी भी नहीं होनी चाहिए। यानी क्या हो गया सीधा सा मतलब कि उसके इक्वल वो वैल्यू अपने पास आनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो डिफाइन द कांस्टेंट दैट वन और मोर वेरिएबल मस्ट बी इंटीजर्स। अब अपन एक कांस्टेंट वो लगा सकते हैं कि जो वैल्यूज दी हुई होंगी वो क्या होंगी, या तो इंटीजर होंगी या फिर क्या होंगी, बाइनरी वैल्यूज होंगी। और बाइनरी वैल्यूज कौन सी होती हैं, सबको पता है, 0 एंड 1 होती है। ठीक है, इसके बाद में क्या बताया, वंस यू हैव फिनिश्ड सेटिंग अप द रूल्स यू कैन एडजस्ट द आर्ग्यूमेंट एंड रिजल्ट एंड द रिजल्ट बाय क्लिकिंग द सोल्व बटन। अब लास्ट में आपको क्या करना है, जब आपका सारा काम कंप्लीट हो गया तो सिंपली क्या करना है, सोल्व बटन पे क्लिक करना है। आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट रहेगा वो आपको अब यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, लिंकिंग आता है नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास। स्प्रेडशीट अलाउज यू टू लिंक द सेल्स फ्रॉम वेरियस वर्कशीट एंड फ्रॉम वेरियस अदर स्प्रेडशीट्स टू समराइज डेटा फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। अब नेक्स्ट आता है अपने पास लिंकिंग। यहाँ से बेसिकली सेशन 2 स्टार्ट हो गया। इसमें क्या होता है कि आप एक्सेल के जैसे स्प्रेडशीट में, यहाँ पे जो कैल्क अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपको एक फंक्शन मिलता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल जो वर्कशीट्स होती है उनका डेटा एक स्प्रेडशीट के अंदर समराइज कर सकते हो। यानी जैसे मैंने पहले कंसोलिडेशन बताया उसी तरीके से आप मल्टीपल जो अपने पास वर्कशीट्स होती हैं उनको उठा के एक वर्कशीट में डाल सकते हो और वहां से सारा डेटा समराइज करके एक्सेस कर सकते हो। इन दिस मैनर यू कैन क्रिएट फॉर्मूलाज that span different sources and make calculation using a combination of local and linked information। अब इसके थ्रू आपको हेल्प क्या हो जाएगी कि अब आपको क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन की, आपको कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि आपको एक फॉर्मूला से नहीं मिल रही थी, तो आपके पास फायदा क्या होगा, आपके पास मल्टीपल जो स्प्रेडशीट्स है उनका डेटा है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, ऐसा फंक्शन बना सकते हो जो कि मल्टीपल स्प्रेडशीट पे लगेगा एंड उनके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। मल्टीपल सीट्स हेल्प कीप इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड। जितने भी मल्टीपल सीट्स हैं वो क्या करती हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज रखने में अपने लिए हेल्प करेंगी। व्हेन यू ओपन ए न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट इट हैज नेम्ड सीट 1। यहाँ से अपना एक नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, सीधा सीधा एक नंबर का क्वेश्चन क्या बन रहा है कि जब आप बाय डिफॉल्ट स्प्रेडशीट ओपन करते हो तो उसका नाम क्या होता है। जो आपकी स्प्रेडशीट फर्स्ट स्प्रेडशीट ओपन होती है बाय डिफॉल्ट तो उसका नाम क्या होता है, ध्यान रखोगे यहाँ से हमेशा सीट 1 होता है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, विच इज मैनेज यूजिंग टैब्स एट द बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट। सबसे नीचे अपने को मिल जाएगा सीट 1 लिखा हुआ, वहां से अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं अपना डिफॉल्ट नाम क्या है। अपने को ध्यान में रखना है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है इंसर्टिंग न्यू सीट्स, कि आप न्यू सीट्स कैसे इंसर्ट करते हो। सबसे पहले क्या करोगे, कुछ स्टेप से ध्यान में रखने पड़ेंगे, इजी स्टेप से, हार्ड नहीं है, अगर थोड़ा सा पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे इजीली। सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है अपने को, क्या ऊपर मेनू जो होता है फाइल मेनू उसमें से इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, देन सीट पे क्लिक करेंगे। सीट पे क्लिक करने के बाद में इसके बाद में बताया राइट क्लिक करेंगे टैब पे और उसके बाद में क्या कर देंगे, इंसर्ट सीट कर देंगे जहां पे भी अपने को सीट इंसर्ट करनी होगी। ठीक है, क्लिक इन एन एम्प्टी स्पेस एट द एंड ऑफ द लाइन ऑफ सीट्स टैब।
जहां पे अपना अभी कर्सर रहेगा वहां पे अपने को क्या करना है, क्लिक करना है, जिससे क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा सीट कहाँ पे ऐड करनी है, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में। अपने को ध्यान यहाँ पे रखना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, देन सीट पे क्लिक करना है। उसके बाद में का प्रोसेस बहुत ईजी है, आप देख के भी समझ सकते हो। एंड सेकंड थिंग अब इसमें बताइए, ऑन द इंसर्ट सीट डायलॉग यू कैन ऑल्सो ऐड ए सीट फ्रॉम ए डिफरेंट स्प्रेडशीट फाइल। अब ये अपन जो अपन बात करके हटे हैं कि अपन क्या कर सकते हैं, दूसरी फाइल से दूसरी वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। तो वो भी अपन कैसे करेंगे, इंसर्ट सीट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, वहां से अपन कर सकते हैं। करने के लिए क्या करेंगे, फॉर ए शॉर्टकट टू इंसर्ट ए सीट फ्रॉम अनदर फाइल चूज इंसर्ट सीट फ्रॉम फाइल। यहाँ पे देखो साफ साफ ऑप्शन दिखा रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देन सीट फ्रॉम अनदर फाइल, सीट फ्रॉम फाइल करके ऑप्शन आएगा, उस मेनू पे क्लिक करेंगे, द इंसर्ट सीट डायलॉग बॉक्स ओपन द फ्रॉम फाइल ऑप्शन। अब फ्रॉम फाइल ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, आप जहां से अपनी सीट उठाना चाहते हो वो आपको डायरेक्टरी ओपन करनी है। डायरेक्टरी ओपन करने के बाद में वहां से आपको सीट मिल जाएगी। एंड इंसर्ट डायलॉग बॉक्स जो ओपन हुआ होगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे, आपको जो सीट चाहिए थी वो मिल रही है, उसको आपको क्लिक करके सिंपली ऐड करना है। ठीक है, अब देखो इसका प्रोसेस इसने अच्छे से समझाया। अभी क्या करेंगे, इंसर्टिंग सीट फ्रॉम ए डिफरेंट स्प्रेडशीट। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो टूल्स पे जाएंगे। ठीक है, उससे पहले एक डेफिनेशन और बचती है अपने पास, इफ यू प्रेफर सेलेक्ट द लिंक ऑप्शन टू इंसर्ट द एक्सटर्नल सीट एज ए लिंक इंस्टेड एज ए कॉपी। आप उसको कॉपी करने के बजाय किसी भी एक्स्ट्रा सीट को, अगर देखो एक स्प्रेडशीट है ए, एक स्प्रेडशीट है बी, तो ए के अंदर आपको जब बी को डालना है तो आप क्या कर सकते हो, उसको लिंक ऑप्शन यूज कर सकते हो, ना कि कॉपी ऑप्शन। उससे फायदा क्या होगा, दिस वन ऑफ सेवरल वेज टू इंक्लूड लाइव डेटा फ्रॉम अनदर स्प्रेडशीट। इससे आप क्या कर पाओगे, लाइव डेटा एक्सेस कर पाओगे, कि जो भी डेटा आपके पास बी में रहेगा वो आपके पास अब ए में एक्सेसिबल है। Their links can be updated manually to show the current contents of the external file or depending upon the options you have selected in। आप क्या करोगे, वो डेटा जो आपने बी से रख के ए में उठाया है अब आप उसको यूज कर सकते हो। एंड इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डेटा लाइव करना। एंड उसके बाद में आपके जो ऑप्शंस है वो डिपेंड करते हैं किस पे, जो ऑप्शंस आपने चेंज किए थे कहाँ जाके, टूल्स, ऑप्शन, ओपन ऑफिस कैल्क, जनरल, अपडेटिंग वेन एवर द फाइल इज ओपन। जो भी आपने ऑप्शंस यहाँ पे चेंज किए थे वही सारे डिपेंड होंगे ऊपर वाली फाइल में, जब आप नई फाइल में डेटा इंप्लीमेंट कर रहे होगे। अब देखो, अब अपने वर्कशीट का डेटा अपने को रीनेम करना है। रीनेम बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। अपन ने क्या बताया, बाय डिफॉल्ट नेम क्या आता है, सीट वन, तो उसको रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए अपने पास कितने वेज होते हैं, 3 वेज होते हैं, ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन है अपने पास कि सीट का नेम रीनेम करने के लिए अपन कितने ऑप्शन यूज कर सकते हैं, कितने मेथड यूज कर सकते हैं, 3 मेथड यूज कर सकते हैं। पहला क्या है, जो सीट है जिसका आपको रीनेम करना है, वर्कशीट का नाम रीनेम करना है, उस पर क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे। जैसे डबल क्लिक किया, नेम क्या हो जाएगा, रीनेम। दूसरा ऑप्शन क्या है, उस पर राइट क्लिक करेंगे, देन रीनेम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको नाम लिखना है वो लिख पाएंगे। ये दो तो थे एकदम इजी तरीके, या तो डबल क्लिक करें या फिर राइट क्लिक करके रीनेम कर दे। अब थर्ड वाले को देखते हैं, देखो सेलेक्ट द वर्कशीट यू वांट टू रीनेम एंड देन सेलेक्ट द सीट ऑप्शन फ्रॉम द फॉर्मेट मेनू। अब यहाँ से थोड़े स्टेप्स हैं तो थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वो सीट सेलेक्ट करेंगे जिसका नेम रीनेम करना है। नीचे से बॉटम में अपने को दिखा रही होगी जितनी भी सीट रहेगी, उस पर क्लिक करना है। देखो ये लिखा हुआ, क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब, क्लिक करना है। उसके बाद में कहाँ जाना है, सीट ऑप्शन में जाना है, फॉर्मेट मेनू के अंदर से। पहले फॉर्मेट मेनू पे क्लिक करेंगे, देन उसके अंदर सीट ऑप्शन में जाएंगे। दिस डिस्प्लेज ए सब मेनू फ्रॉम विच यू शुड सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन। जो अपन ने सेकंड स्टेप में किया वही स्टेप आ जाएगा। अपने को कुछ ऑप्शंस मिल रहे होंगे, उसमें से रीनेम ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अपना रीनेम का टास्क स्टार्ट हो जाएगा, उसको वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है क्रिएट और चेंज ए सेल रेफरेंस। अब सेल रेफरेंस देखते हैं पहले। ये मेरी वर्कशीट है ए, ये वर्कशीट है बी, इसमें बहुत सारी मेरे पास सेल्स बनी हुई है। ऐसे इसमें मेरे पास बहुत सारी सेल्स बनी हुई है, मेरे को इसके अंदर डेटा डालना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस डेटा को जब मैंने डाला तो मैं इस सेल का रेफरेंस वहां पे दे सकता हूं। यही मेरे पास क्या कहलाता है, सेल रेफरेंसिंग। अब देखो, ए सेल रेफरेंस रिफर्स टू ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल्स ऑन ए वर्कशीट एंड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ डेटा, वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट फॉर्मूला टू कैलकुलेट। आप क्या कर सकते हो, एक सेल के अंदर दूसरी सेल का रेफरेंस दे सकते हो, जिससे फायदा क्या होगा, उस सेल के अंदर जो फॉर्मूला लगा था जिसका आपने रेफरेंस दिया है, वही फॉर्मूला अपनी फर्स्ट सेल में अप्लाई हो जाएगा, जिससे अपने को बार बार वो फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके आगे देखो, डेटा फ्रॉम वन और मोर कॉन्टिग्यूअस सेल्स ऑफ द ऑन द वर्कशीट। आप कैसे कैसे अपने सेल रेफरेंसेस दे सकते हो, कैसे कैसे फॉर्मूलाज लगा सकते हो। कॉन्टिग्यूअस मतलब एक लाइन में जब अपने पास सेल्स चल रही हैं तो अपन वहां पे लगा सकते हैं। डेटा कंटेंट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ ए वर्कशीट, आप क्या कर सकते हो, अलग अलग जगह पे अगर अपनी जो वर्कशीट में कॉलम्स पड़े हैं वहां से भी डेटा पे क्या कर सकते हो, रेफरेंसिंग लगा सकते हो। डेटा ऑन अनदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक, एक ही वर्कबुक के अंदर अगर दूसरी वर्कशीट के अंदर डेटा है तो उसका भी आप रेफरेंस किस में दे सकते हो, एक वर्कशीट में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें अपन ने बताई, जो 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि किस किस का रेफरेंस आप
दे सकते हो, तो तीनों चीज़ों का रेफरेंस अपन दे सकते हैं, यहाँ से थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में आता है रेफरेंसिंग अदर सीट्स। अब अदर सीट का अपने को रेफरेंस देना है, तो उसके लिए क्या दे रहा है, 2 ways to reference cells in other sheets by entering the formula। या तो आप क्या करो, डायरेक्ट फॉर्मूला पे फॉर्मूला लिखो है, और उसके बाद में क्या करो, जो फॉर्मूला आपने लिखा है उसको कॉपी करो। तो एक तो मेथड ये होता है सिंपल सा सेल रेफरेंस का, या फिर दूसरा मेथड अपने पास क्या होता है, द सीट विल बी इन अ सिंगल कोट बिकॉज इट कंटेन्स स्पेस एंड द मैंडेटरी पीरियड ऑलवेज फॉल्स आउटसाइड एनी कोट। एक सीट के अंदर जो सीट रहेगी वो हमेशा किस में रहेगी, एक सिंगल कोट में रहेगी, क्योंकि वो उसके अंदर क्या होता है कि स्पेस होता है, तो स्पेस जब रहेगा तो अपन सिंगल कोट के बिना एंट्रीज नहीं कर सकते। एंड द मैंडेटरी पीरियड ऑलवेज फॉल्स आउटसाइड एनी कोट। कोट के बाहर अपने को क्या मिलेगा, एक डॉट मिलेगा, जो कि ये बताता है कि अपन ने जो लिखा था वो सीट कौन सी थी। डॉट लिख दिया, इसका मतलब उससे पहले क्या आ रहा है, सीट का नाम आ रहा है। अगर डॉट अपना आगे पीछे हुआ है, इसका मतलब सीट का नाम क्लियर नहीं है और अपने से कुछ एरर हो सकती है। ओके, देखो इसके आगे देखते हैं। इसके बाद में अपने पास आता है रेफरेंसिंग अदर वर्कशीट। अब रेफरेंसिंग अदर वर्कशीट का मतलब ये है कि दूसरे वर्कशीट पे अपने को रेफरेंस लगानी है। उसके लिए क्या करेंगे, कैल्क कैन लिंक डिफरेंट फाइल्स टुगेदर, दिस प्रोसेस इज द सेम बट वी ऐड वन मोर पैरामीटर टू इंडिकेट विच फाइल शीट इज इन। अपन क्या कर सकते हैं, अभी के लिए अपन ने जो काम किया वही यहाँ पे सेम बता रहा है, बट यहाँ पे इसने ऐसा बोला है कि अपन ने एक पैरामीटर ऐड किया है। वो देखते हैं कौन सा पैरामीटर इसने ऐड किया है। क्रिएटिंग द रेफरेंस विद द कीबोर्ड। अब अपन कीबोर्ड के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, रेफरेंस लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टाइपिंग द रेफरेंस इज सिंपल वंस यू नो द फॉर्मेट द रेफरेंस टेक्स्ट। अब देखो बहुत ज़्यादा इजी है टाइपिंग से या फिर कीबोर्ड से रेफरेंस लगाना। कैसे इजी है, जब आप क्या करोगे, आपको फॉर्मेट पता है और फॉर्मूला पता है कि क्या लगाना है, तो बहुत ज़्यादा इजी है, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। अब क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है टाइपिंग के टाइम पे, पाथ एंड फाइल नेम। पाथ एंड फाइल नेम आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में कौन सी सीट पे आपको रेफरेंस लगानी है वो क्लियर होना चाहिए, एंड कौन से सेल पे रेफरेंस लगाना है वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में इसने फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला देख लीजिए नीचे। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मेट है अपना रेफरेंस लगाने का। देखो सबसे पहले क्या किया, फाइल, उसके बाद में पाथ एंड फाइल नेम, यहाँ पे आ जाएगा पाथ एंड फाइल नेम। उसके बाद में हैश टैग, इसके बाद में सीट नेम, देखो यहाँ पे सीट नेम आया। सीट नेम के बाद में पीरियड, जिसकी ये बात कर रहा था तो डॉट की बात की थी, पीरियड। उसके बाद में सेल का नाम, जिस सेल पे आपको क्या लगाना है, रेफरेंस लगाना है, वो आ गया अपने पास सेल का नाम। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है वर्किंग विद हाइपरलिंक्स। अब हाइपरलिंक्स पे अपन काम करेंगे, वर्किंग विद हाइपरलिंक्स पे कैसे काम करते हैं वो देखेंगे। हाइपरलिंक देखो बेसिकली होता क्या है, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट से आप दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट में उस एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जंप करके जाना चाहते हो, तो आप कर सकते हो किसके थ्रू, हाइपरलिंक के थ्रू। बहुत इजी मेथड है। क्या करना होता है, आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे थे, उसमें आपको दिखाना है कि मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट ऐसा दिखता है और यहाँ पे इसकी जरूरत है दूसरे डॉक्यूमेंट की, तो आपको सिर्फ एक क्लिक करना होता है। वो क्लिक क्या कहलाता है, हाइपरलिंक कहलाता है। आप एक लिंक देते हो बेसिकली, यानी अपनी जो दूसरी फाइल है उसको लिंक करते हो एक पहली वाली फाइल में, वही अपने लिए क्या है, हाइपरलिंक है। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, आप दूसरे जो फाइल थी उस पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। इसमें देखो क्या लिखा है, हाइपरलिंक कैन बी यूज्ड इन ए कैलकुलेट इन कैल्क सॉरी टू जंप टू ए डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन ए स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द करंट फाइल टू डिफरेंट फाइल्स और इवन टू वेबसाइट्स। हाइपर लिंक के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप करवा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, वेबसाइट्स पे भी मूव करवा सकते हैं। हाइपर लिंक एक तरीके का लिंक है जिस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप दूसरी जगह रिडायरेक्ट हो जाओगे। इसके बाद में आता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस होता है। हाइपरलिंक कैन बी स्टोर्ड विद इन योर फाइल एज आइदर रिलेटिव और एब्सोल्यूट। हाइपरलिंक को आप दो तरीके से सेव कर सकते हो, या तो रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मींस होता है फुल पाथ, किसी भी चीज का फुल पाथ, एंड रिलेटिव मतलब होता है करंट पाथ, जिस पे आप अभी काम कर रहे हो वो करंट पाथ। अब इसमें देखो तो समझते हैं। एन एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। एब्सोल्यूट लिंक बंद हो जाएगा चलना कब, जब अपन ने जैसे google.com दिया लिंक में और गूगल ने अपना सर्वर बंद कर दिया, तो अपने लिए एब्सोल्यूट लिंक क्या था, google.com था, तो google.com क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे टारगेट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ए रिलेटिव लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। अगर मैंने google.com ही मेरे रिलेटिव में दिया, तो जब मेरा google.com मैंने सही से नहीं लिखा या फिर गूगल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो दोनों तरफ से अगर मेरे पास एरर आती है तभी मेरे को क्या होगा, रिलेटिव के अंदर लिंक का वो स्टॉप होगा काम करना, अदरवाइज मेरा लिंक काम कर रहा होगा। बट जबकि एब्सोल्यूट में क्या था, आपने क्लिक किया, गूगल अपना सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो गूगल वहां से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अपना जो लिंक है वो काम नहीं करेगा। If you have two spreadsheet in the same folder linked to each other and you move the entire folder to a new location, a relative hyperlink will not break sorry। अब देखो इसमें क्या बताया, अगर आपके पास दो स्प्रेडशीट एक फोल्डर में है, ठीक है, अगर आपने पूरा एक फोल्डर ही एक जगह से दूसरी जगह मूव किया है, तो वहां पे रिलेटिव ब्रेक नहीं होगा। रिलेटिव ब्रेक कब होगा, जब अपने पास एक फोल्डर में दोनों फाइल्स पड़ी थी, तो अपने पास फाइल्स एक्सेसिबल आराम से, बट अब अपन ने क्या किया है,
एक फोल्डर में एक फाइल पड़ी है, एक फोल्डर में एक फाइल पड़ी है, तो वो एक्सेस कैसे करेगा? मेरे को एक बात बताइए, रिलेटिव में वो एक्सेस कैसे कर सकता है? अब वो दोनों फाइल अलग अलग गए ना, वही फाइल जब अपन ने एक साथ कर दी, एक कमरे में कर दी, एक रूम में कर दी, एक फोल्डर में कर दी, तो वो इजीली उनको क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। और अभी अपन ने इसने क्या बताया कि अपन ने फोल्डर पूरा उठा के रखा है, एंटायर फोल्डर को न्यू लोकेशन पे मूव किया, ना कि एक फाइल को। तो इजीली वहां पे जो अपने पास रिलेटिव हाइपरलिंक का वो काम करेगा, ब्रेक नहीं होगा। इसके बाद में देखो, टू चेंज द वे दैट ओ ओ ओ सेव्स द हाइपरलिंक, इसके अंदर देखो अपन वे चेंज कर सकते हैं कि कैसे अपना ट्रिपल ओ हाइपरलिंक को सेव करता है या फिर चेंजेस करता है। उसके लिए क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, लोड सेव जनरल। इसके बाद में अपने को जो तरीके से अपना हाइपरलिंक शो करना है उस तरीके से अपन हाइपरलिंक शो कर सकते हैं। वो अपने पे डिपेंड करता है कि अपने को फाइल चाहिए या फिर इंटरनेट की कोई लिंक चाहिए, दोनों के लिए अपन काम कर सकते हैं, दोनों के लिए अपन चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद में देखो आगे आते हैं। अब हाइपरलिंक को अपने को करना है लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा यानी बाहरी डेटा से अपने को जब लिंक करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यू कैन इंसर्ट टेबल्स फ्रॉम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एंड डेटा लोकेटेड विद इन नेम्ड रेंज फ्रॉम एन ओपन ऑफिस कैल्क और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट इनटू ए कैल्क स्प्रेडशीट। आप क्या कर सकते हो, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में से कोई भी टेबल आपको जब ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हो किसके अंदर, ओपन ऑफिस डॉट ओआरजी कैल्क के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, या फिर कैल्क स्प्रेडशीट के अंदर। जब भी आपको चाहिए, आपको जरूरत पड़ती है, तो आप हाइपरलिंक के थ्रू, एक्सटर्नल लिंकिंग के थ्रू एचटीएमएल की जो अपने पास टेबल्स हैं वो भी ऐड कर सकते हो। यू कैन डू दिस इन टू वेज, दो तरीके से अपन कर सकते हैं। पहला तो क्या है, यूजिंग एक्सटर्नल डेटा डायलॉग और यूजिंग द नेविगेटर। अब ये जो एक्सटर्नल डेटा लिंकिंग वाला काम है, ये आप दो तरीके से कर सकते हो। किस किस तरीके से, एक्सटर्नल डेटा डायलॉग यूज करके या फिर नेविगेटर यूज करके। स्टेप्स क्या क्या है, इंसर्ट, देन क्लिक ऑन लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। इंसर्ट पे जाएंगे, उसके बाद में लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है अपने पास, टूल्स में जाके, ऑप्शन में जाके, ओपन ऑफिस बेस देन डेटाबेस। टूल्स, ओपन ऑफिस बेस देन डेटाबेस। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन आ गया अपने पास, हाउ वी कैन रीनेम ए वर्कशीट। रीनेम का मैंने बताया था कि अपन तीन तरीके से रीनेम कर सकते हैं, वही आपको ध्यान में रखना है। पहले तो था डबल क्लिक, देन राइट क्लिक, उसके बाद में अपन एक टेस्ट जो सीट होती है उसको सेलेक्ट करेंगे। सीट को सेलेक्ट करने के बाद में, वर्कशीट को सेलेक्ट करने के बाद में अपन एक फॉर्मेट मेनू में जो सीट ऑप्शन होता है उसके ऊपर जाएंगे। ये देखो यहाँ पे, उसके ऊपर जाने के बाद में अपने को वहाँ से सब मेनू मिलेगा रीनेम का, वहाँ पे क्लिक करके इजीली क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन अपने पास था कि सेल रेफरेंसिंग अपन किस किस दो वेज में दे सकते हैं। देखो कौन कौन से दो वेज थे अपने पास, पहला तो है बाय एंटरिंग द फॉर्मूला डायरेक्टली यूजिंग द कीबोर्ड और बाय यूजिंग द माउस। कीबोर्ड से दे सकते हैं या फिर माउस से दे सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान रखने इन क्वेश्चंस को। इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स। अभी मैंने बताया रिलेटिव में क्या होता है कि जब तक अपने पास दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक अपना पाथ ब्रेक नहीं होगा। रिलेट अब्सोल्यूट में क्या होगा, जो अपना टारगेट जो है, टारगेट अगर ब्रेक हो गया तो अपना रिजल्ट भी क्या होगा, नहीं आएगा। ठीक है, ये बात अपनी डिस्कस हो चुकी थी। इसके बाद में आगे का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है, लिस्ट द प्रोसीजर इन्वॉल्विंग इन लिंकिंग एचटीएमएल टेबल्स टू कैलकुलेट कैल्क वर्कशीट। ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं किसमें, एचटीएमएल टेबल्स को लिंक करने में कैलकुलेट वर्कशीट के अंदर। तो कौन कौन से हैं देखो, यहाँ पे इसने बताया, वी कैन डू दिस इन टू वेज यूजिंग द एक्सटर्नल डेटा डायलॉग एंड यूजिंग द नेविगेटर। अभी अपन पढ़ के हटे हैं, एक्सटर्नल डेटा डायलॉग यूज कर सकते हैं या फिर नेविगेटर यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखो क्या बताया, एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट विंडो इज ए स्मॉल टैब दैट इंडिकेट्स द, सबसे नीचे बॉटम में एक क्या होता है सीट का, अभी मैंने बताया था सीट वन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नेम होता है। तो सीट के नीचे सबसे पहले क्या होता है, नेम होता है। ठीक है, अपनी सीट का क्या होता है, नेम होता है। इसके बाद में ए ब्लैंक रेफर्स टू ए सेल रेंज और सेल ऑफ ऑन ए वर्कशीट कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज डेटा यू वांट फॉर्मूला टू कैलकुलेट। अपन क्या बोलते हैं उस चीज को जिससे अपन क्या करते हैं, एक रेंज लगाते हैं सेल्स की, जिसके अंदर अपन ये बता पाए कि कहां से कहां तक मेरे को काम करना है। कंटिन्यूअस डेटा वगैरह अपन ने डिस्कस किया था, तो उसका क्या होता है अपने पास, सेल रेफरेंस। ये क्वेश्चंस अपने को ध्यान में रखने, अगर क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं तो आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। अब देखो नेक्स्ट चीज अपने पास इसने बताई है कि अपन क्या कर सकते हैं। देखो, इन मोस्ट ऑफिस सेटिंग्स देयर इज अ शेयर्ड ड्राइव वेयर टीम्स कैन स्टोर कॉमन फाइल्स फॉर एवरीवन टू यूज। अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अपने पास ऑफिस में अपने पास एक ऐसी सेटिंग्स होती है, जो ऑफिस है, ओपन ऑफिस की बात कर रहा है, इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे शेयर ड्राइव्स यूज कर सकते हैं कि जिससे अपने को जब डेटा शेयर करना होगा तो वहां पे अपने को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको अपन एक बार के लिए छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ के अपन आगे आते हैं, यहां से देखते हैं। देखो, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउज द यूजर टू शेयर द वर्कबुक एंड प्लेस इट इन a न्यू नेटवर्क लोकेशन वेयर सेवरल यूजर्स कैन एक्सेस इट साइमल्टेनियसली।
इसमें ये बताना चाह रहा है कि अपन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अपने पास एक ऐसी परमिशन देता है अपने को, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं जैसे अपना ओपन ऑफिस का कैल्क है, वो अपने को एक परमिशन देता है। क्या देता है कि वो ये बोलता है कि अपन क्या कर सकते हैं, अपनी वर्कबुक को एक नेटवर्क लोकेशन पे छोड़ सकते हैं। नेटवर्क लोकेशन मींस ऑनलाइन छोड़ सकते हैं, जहां से कोई भी पर्सन चाहे तो उसको यूज कर सकता है, डाउनलोड करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। इसके बाद में देखो क्या बताया इसने, एट एनी टाइम यू कैन सेट अप ए स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग विद अदर्स विद द स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट ओपन। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको स्प्रेडशीट को नेटवर्क लोकेशन पे छोड़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टूल्स पे जाएंगे, देन शेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। टू एक्टिवेट द कोलैबोरेशन फीचर फॉर दिस वर्कशीट ए डायलॉग ओपन्स वेयर यू कैन चूज टू इनेबल डिसेबल शेयरिंग। अपने पास जैसे ही अपन टूल और शेयर डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो अपने को एक ऑप्शन मिलेगा, अपने को कोलैबोरेशन इनेबल करना है कि नहीं करना है। कोलैबोरेशन मींस ये होता है कि मिलके काम करना। तो आप अगर चाहते हो अपनी वर्कबुक को किसी के साथ शेयर करना तो आप इजीली कर सकते हो, टूल्स में जाके शेयर डॉक्यूमेंट में जाके आपकी फाइल इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी सबको, जो भी उसको एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, when you open a spreadsheet that is stored that is shared mode, you can see you see a message that the worksheet is shared mode and the some picture are not available in this mode। अब आप जब इस चीज़ को देख रहे होगे शेयर मोड में तो आपको अलग से पता चलेगा कि हाँ ये मेरी वर्कशीट है, ये मेरी वर्कबुक है, शेयर्ड मोड में है, और वहाँ पे आपके पास कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि सारे फीचर्स अपने को ऑनलाइन मोड में नहीं मिलते हैं। कुछ फीचर्स आपको सिर्फ ऑफलाइन मोड में मिलते हैं, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकते हो, ना कि कहीं भी बैठे एक्सेस कर सकते हो। यू कैन चूज टू डिसेबल दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर। आप अगर चाहो तो इसको बंद कर सकते हो, ये मैसेज आपको दिखाई नहीं दिखाए, सिंपली ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद में आपका जो शेयर मोड है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो आप क्या क्या कर सकते हो। इसमें नीचे बहुत सारे ऑप्शंस इसमें बताए हैं जो कि क्या होंगे, आपको डिसेबल्ड मिलेंगे शेयर्ड स्प्रेडशीट में। ये सारे ऑप्शन आप देख लीजिएगा, मैं इसमें अपने को पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, इस वीडियो के लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। पूरा जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हैं जो अगर आप चाहते हैं तो। अपन सीधा अभी मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या आता है, इसमें देखते हैं। व्हेन यू सेव ए शेयर्ड स्प्रेडशीट ऑन ऑफ सेवरल सिचुएशंस में अकर। अगर आप अपनी स्प्रेडशीट को शेयर करते हो ऑनलाइन या फिर सेव करते हो तो आपके पास कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। देखो क्या क्या दिक्कतें हैं। इफ द वर्कशीट वाज नॉट मॉडिफाइड एंड सेव्ड बाय अनदर यूजर सिंस यू ओपनड इट इन वर्कशीट इज सेव्ड। देखो अगर किसी और ने उसको ओपन कर रखा है और उसने सेव नहीं किया, ये सोच के कि जो सामने वाला पर्सन है वो ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको कुछ दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इस पे बताइए, द वर्कशीट वाज मॉडिफाइड एंड सेव्ड बाय अनदर यूजर सिंस यू ओपनड इट वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल ओकर। अगर किसी और ने उसको ओपन कर रखा था और उसने उसको अपने हिसाब से एडिट कर दिया तो अब भी आपको दिक्कत हो सकती है। कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है वो देखो। इफ द चेंजेस डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट द वर्कशीट इज सेव्ड, द डायलॉग बिलो appears and any cells modified on the other user are shown in with a red border। अगर आपके पास कोई गलतियां होती हैं अपनी वर्कशीट है उसके अंदर, आपको लगता है कि मैंने ये चेंजेस नहीं किए हैं, तो आपको दिखाएगा कि सामने वाले पर्सन जिसके साथ आपने शेयर की थी उसने क्या क्या एरर्स कर रखी हैं, उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं, बेसिकली वो सारे आपको रेड बॉर्डर के साथ में वहां पे शो करता है। देखो इफ द चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट द रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स इज शोन। अगर आपके पास कोई चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स वहां पे दिखता है। यू मस्ट डिसाइड फॉर ईच कॉन्फ्लिक्ट विच वर्जन टू कीप। विच वर्जन टू कीप मतलब ये है कि आप अपने अपनी फाइल को एडिट किया और उसको इंटरनेट पे लाइव किया, यानी इंटरनेट इन द सेंस कि नेटवर्क पे लाइव किया। अब मैंने उस फाइल को चेंज कर दिया तो मेरा वर्जन हो गया सेकंड, आपने जो ओरिजिनल फाइल बनाई थी वो था आपका वर्जन फर्स्ट। तो आपके पास एक परमिशन होती है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको फाइल का वर्जन फर्स्ट रखना है जो कि आपने एडिट किया था, या फिर वर्जन सेकंड रखना है जो कि मैंने एडिट किया था। ये आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। इफ अनदर यूजर इज ट्राइंग टू सेव द शेयर्ड वर्कशीट and resolve conflicts, you see a message that the shared spreadsheet file is locked due to merge in progress। अब अगर कोई दूसरा पर्सन उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की कोशिश करेगा, तो वहां पे आपको एक मैसेज देखने को मिलता है कि जो स्प्रेडशीट फाइल है ये लॉक्ड है। किसकी वजह से, मर्ज इन प्रोसेस, उसमें प्रोग्रेस उसमें चल रहा है। क्या हो रहा है कि आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, एक पर्सन उसको ऑफलाइन काम कर रहा है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। आप कोई नया पर्सन जिसने उसको ऑनलाइन एक्सेस किया है वो उसको रिजोल्व नहीं कर पाएगा। सेव कमांड फॉर नाउ और रिट्राई सेविंग लेटर। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, या तो कैंसिल कर सकते हो या फिर बाद में थोड़े टाइम बाद ट्राई कर सकते हो जब वो फाइल सिर्फ एक तरफ से ओपन होगी, ना कि दोनों तरफ से। व्हेन यू सक्सेसफुली सेव ए स्प्रेडशीट द वर्कबुक शोज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑल चेंजेस गॉट सेव्ड बाय ऑल यूजर्स। अब जब आप सक्सेसफुली उसको सेव कर लेते हो फाइल को, तब वहां पे आपको अलग अलग वर्जन शो किए जाते हैं कि आपकी फाइल सक्सेसफुली नए वर्जन के साथ में सेव हो चुकी है। अब देखो अपने पास नेक्स्ट क्या आता है, कैल्क हैज द फीचर टू ट्रैक व्हाट डेटा वाज चेंज्ड। कैल्क के अंदर एक ऐसा फीचर होता है जो कि आपको बता सकता है कि क्या क्या डेटा चेंज किया है। व्हेन द चेंज वाज मेड, वो मेड द चेंज एंड इट इन विच सेल द चेंज हैज ओकर्ड।
कैल्क होता है उसके पास एक स्पेशल फीचर होता है। स्पेशल फीचर क्या होता है कि कैल्क जो आपका सॉफ्टवेयर है वो ये खुद बता सकता है कि क्या डेटा चेंज हुआ है, किसने चेंज किया है, कब चेंज किया है और कौन सी सेल के ऊपर डेटा चेंज हुआ है। सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो, इसको मॉनिटर कर सकते हो। करने के लिए क्या करना है, एडिट चेंजेस रिकॉर्ड फ्रॉम द मेनू बार। एडिट पे जाना है, चेंजेस पे जाना है, रिकॉर्ड फ्रॉम द मेनू बार, इस पे आपको क्लिक करना है तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब चीज़ें कैसे मिलेंगी देखो, अ कलर्ड बॉर्डर विद अ डॉट इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर अपीयर्स अराउंड अ सेल विच वर चेंजेस वर मेड, where changes were made. Other reviewers then quickly know which cells were edited. A delete column or row is marked by a heavy colored bar. अब आप जब इस चीज़ को इनेबल कर लोगे, जो आपको ऊपर मैंने स्टेप्स बताए, इसको जब आप इनेबल कर लोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक कॉर्नर में एक डॉट दिख रहा होगा जो कि आपको ये रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सी सेल में डेटा चेंज हुआ है या फिर किसी ने डेटा डिलीट किया है। तो वो ये भी बता सकता है कि हैवी कलर्ड बार आप उसके उस सेल के ऊपर आ जाएगी कि यहाँ से ये डेटा क्या हुआ था, डिलीट हुआ था, यानी आप उसको पूरा तरीके से एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद में अपने पास आता है टू चेंज द कलर दैट इंडिकेट्स चेंजेस, सेलेक्ट टूल ऑप्शन, ओपन ऑफिस कैल्क चेंजेस। अगर आपको पसंद नहीं आ रही है दिए हुए कलर की, आप रेड से शो करो, ग्रीन से शो करो, तो वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। कैल्क गिव्स यू ट्रेमेंडियस कंट्रोल ओवर व्हाट चेंजेस यू सी व्हेन रिव्यूइंग ए वर्कशीट। इसमें बाद में ये बताया कि आप कैल्क आपको बहुत सारी परमिशन देता है, जब आप उस पर काम कर रहे होते हो तो काफ़ी सारी परमिशन देता है आपको चेंजेस करने की। ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा उलझने वाली चीज़ है नहीं। ठीक है, इसके आगे अपन चलते हैं। Calc automatically adds to any recorded change in a comment describing what was changed. For example, cell before changed from 9 to 4. Reviewers and authors can add their comments to explain their changes. अब देखो, आपने अगर कैल्क के अंदर कुछ डेटा चेंज किया, जैसे अपने पास एक सेल में नंबर थे, किसी के मार्क्स थे, 20 मार्क्स थे, आपने उस 20 को 25 कर दिया, तो आप वहाँ पे कमेंट मेंशन कर सकते हो ये बता के कि इसके मेरे से गलती से करेक्शन हुआ है, यानी गलती से मेरे से 20 यहाँ पे फिल किए गए थे, अब मैं इनको 25 कर रहा हूँ। तो कमेंट्स की फैसिलिटी भी अपने को कौन प्रोवाइड करता है, कैल्क प्रोवाइड करता है, जिससे कि सामने वाले पढ़ने वाले को इजी हो जाएगा कि यहाँ पे ये चेंज हुआ था, ये चेंज क्यों हुआ है, इस तरीके से। तो इसको इनेबल करने के लिए क्या कर सकते हैं, चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, एडिट चेंजेस एंड कमेंट्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो अपना डेटा एक्सेस हो सकता है, जो भी अपने कमेंट्स थे उनको अपन इनेबल कर सकते हैं। व्हेन यू रिसीव अ वर्कशीट बैक विद चेंजेस, the beauty of the recording changes system become evident now. As the original author you can set through each change and decide how to proceed. अब जब आपने वर्कशीट रिसीव किया तो आपको सारे चेंजेस दिख रहे हैं, तो आप जज कर सकते हो कि आपको वो चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको उस डेटा को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल एडिट पे जाएंगे, देन चेंजेस, देन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, जो भी आपको पसंद रहे वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद में अपने को ऑप्शन मिलता है समटाइम्स मल्टीपल रिव्यूअर्स रिटर्न एडिटेड वर्जन ऑफ द वर्कशीट एट द सेम टाइम। इन द केस it may be quicker to review all the changes at once rather than one review at a time. For this purpose calc provide the feature of merging worksheet. अब आपके पास एक फीचर और होता है कैल्क के अंदर जो कि कहलाता है मर्जिंग वर्कशीट्स का। ये क्या हेल्प करता है कि आपके पास बहुत सारे रिव्यूअर हैं, तो बहुत सारे रिव्यूअर मिलके आपकी फाइल को रिव्यू कर सकते हैं, जिससे फायदा क्या होगा, आपका जो काम था 10 मिनट का काम था वो अब 2 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रिव्यूअर उसको एक साथ में रिव्यू कर रहे हैं, बहुत सारे वर्जन आपके एक साथ में रिव्यू हो रहे हैं। इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल सा एडिट पे क्लिक करेंगे, देन चेंजेस, देन मर्ज डॉक्यूमेंट। इससे आपको क्या हो जाएगा, आपके जो भी डेटा था वो सारा आपका एक साथ एक्सेस हो सकता है, एक साथ मर्ज होकर आपका चेक होगा, जिससे कि आपका टाइम बचेगा और जल्दी आप डेटा को चेक कर पाओगे। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है अपने पास when sharing worksheet reviewers may forget to record the changes they make. This is not a problem with calc because calc can find these changes by comparing worksheets. अब मान लेते हैं कि अपने पास एक वर्कशीट थी ए, ठीक है, मैंने चेंजेस किया और उसको नाम दे दिया बी। अब जब आपने कोई मेंशन करने में भूल कर दी कि आपने मेंशन नहीं किया कि डेटा मैंने ए में ये चेंज किया है, तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, जो कैल्क है वो ए से बी को क्या करेगा, कंपेयर करेगा और आइडिया लगा लेगा कि ए में ये चीज़ें थी और बी में ये चीज़ें चेंज हुई है। करने के लिए क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे, देन कंपेयर डॉक्यूमेंट्स का आपको टाइम मिल जाएगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपका कैल्क ऑटोमेटिकली आपको कंपेयर करके दे देगा। उसके बाद में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिंग कमेंट्स, कमेंट ऐड करने का पर्पज क्या है, देखो इजी सी बात है, कमेंट ऐड करने का पर्पज क्या है, कमेंट हेल्प रिवर्स टू सी और ऐड चेंजेस डन ऑन द वर्कशीट। वर्कशीट पे जितने भी चेंजेस हुए हैं उनको पढ़ने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद में हाउ कैन वी ऐड कमेंट टू ए चेंज मेड, जो चेंज अपन ने किया उस पर कमेंट कैसे अप्लाई करते हैं, सिंपली एडिट पे जाएंगे, चेंज पे जाएंगे, देन कमेंट्स को इनेबल कर देंगे। क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स में क्या बताया, ओरिजिनल ऑथर ऑफ द वर्कशीट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस मेड बाय द यूजर। अब आपने उसको जब नेटवर्क लोकेशन पे छोड़ा था तो उस केस में क्या हो सकता है, आपने उसको गलत अपडेट कर दिया होगा, तो ये डिपेंड करता है ऑथर पे, रियल ऑथर पे, कि वो उसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे, करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है। अपन ने अभी देखा था एक्सेप्ट रिजेक्ट अपने को ऑप्शन मिलता है, वहां से अपन चूज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है
फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन आता है अपने पास। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउज द यूजर टू शेयर द वर्कबुक एंड प्लेस इट इन, किस लोकेशन में रखने की अपने को परमिशन मिलती है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या परमिशन देता है, एक फंक्शन अपने को अलाउ करता है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं, शेयर नेटवर्क लोकेशन पे रख सकते हैं, जिससे फायदा क्या होगा, अगर कोई उसको और एक्सेस करके चेंज करना चाहता है तो इजीली कर सकता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन फाइंड द चेंजेस बाई कंपेयरिंग सीट्स, एकदम सही है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या करता है अपने लिए, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा है कि अपने ने कोई ए और बी फाइल बनाई, ए में जो चेंजेस थे जो अपन ने बी में किए हैं, ए से जो चेंजेस अपन ने बी में किए हैं अपन ने उनको मेंशन नहीं किया क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो वो अपन किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, सीट्स को कंपेयर करके मेंशन कर सकते हैं। अब देखो अपने पास एक टॉपिक और बचता है मैक्रो। अब मैक्रो क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी अपने पास क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ओके, यहाँ से देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहले पूछेगा मैक्रो क्या होता है, पहले मैक्रो देख लेते हैं। अ मैक्रो इज ए सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। मैक्रो एक ऐसा सीक्वेंस होता है कमांड्स का और की स्ट्रोक्स का, किसके लिए, लेटर यूज के लिए, यानी आपने कब कौन सा बटन दबाया, ये सारी चीजें आपकी ट्रैक हो रही हैं, सेव हो रही हैं, कौन कौन से आपने कमांड्स दिए वो सारे सेव हो रहे हैं एक कॉमन फाइल में, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, मैक्रो बोल देते हैं। देखो इसके बाद में एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मैक्रो इज दैट टाइप्स योर एड्रेस। द ओपन ऑफिस मैक्रो लैंग्वेज इज वेरी फ्लेक्सिबल अलाउिंग ऑटोमेशन ऑफ बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू रिपीट ए टास्क सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। सिंपल देखो मैक्रो क्या काम में आता है, जब आपको एक काम करना है बट उस काम के लिए आपने एक ऐसा स्टेप बना लिया कि आपको बार बार वो सेम स्टेप्स कॉपी नहीं करने पड़ रहे हैं। देखो जैसे आपको एक काम करना है, आपको एक टेबल बनानी है जिसके अंदर 10 कॉलम रहेंगे, 10 कॉलम में 4 कॉलम ये नाम से रहेंगे, 4 कॉलम ये नाम से रहेंगे और 2 कॉलम कुछ भी नाम से रहेंगे। तो वो चीज़ आपने एक बार मैक्रो में सेट कर दी। अब उस मैक्रो फाइल को जैसे आप रन करोगे, एक बार आपने जैसे उस मैक्रो फाइल को रन किया, रन करते ही आपकी जो फाइल थी वो फाइल वैसी की वैसी काम करने लग जाएगी, जो जो स्टेप्स आपने मैक्रो के लिए अप्लाई किए थे, जो 10 कॉलम आपने बनाए थे वो ऑटोमेटिकली बन के रेडी हो जाएंगे। तो इसमें करते कैसे हैं ये काम, सिंपल टूल्स में जाएंगे, कैल्क की बात कर रहा हूं मैं, टूल्स में जाने के बाद में मैक्रो, मैक्रो के अंदर जाने के बाद में रिकॉर्ड मैक्रो नाम का ऑप्शन अपने को मिल रहा होगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो अपने जो भी अपने ट्रैक्स किए थे वो सारी चीज़ें अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको सेव करके एक फाइल में रख सकते हैं। अब अपने पास आते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस देखो क्या है, व्हाट आर मैक्रोस, अभी मैंने बताया ए मैक्रो इज ए सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। मैक्रो जैसे सीक्वेंस ऑफ कमांड्स होता है और की स्ट्रोक्स का सीक्वेंस होता है, तो क्या करता है, लेटर यूज के लिए अपने को एक फाइल बना के देता है जिसको अपन बाद में यूज कर सकते हैं अपने काम को बहुत ज्यादा इजी करने के लिए। मैक्रो इज ए सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स दैट आर यूज स्टोर्ड फॉर लेटर यूज, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है अपने पास, हाउ कैन वी रिकॉर्ड ए मैक्रो। मैक्रो को अपन रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, देखो सिंपली क्या करना है, टूल्स पे जाएंगे, मैक्रोस पे जाएंगे, देन रिकॉर्ड मैक्रो, ये अभी अपन पढ़ के आए, देखो यहाँ पे ये रहा रिकॉर्ड मैक्रो वाला ऑप्शन, ये रहा। जैसे अपन ने क्या किया, टूल्स पे गए, मैक्रोस पे गए, रिकॉर्ड पे गए, उसके बाद में वही क्वेश्चन पूछ लिया कि मैक्रो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो सिंपल क्या करेंगे, टूल्स पे जाएंगे, मैक्रोस पे जाएंगे, देन रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। लास्ट ऑफ क्वेश्चन अपने पास आता है फिल इन द ब्लैंक्स का, मैक्रोज आर यूजफुल टू रिपीट अ टास्क दैट सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। ये भी अपन ने पढ़ा है अभी कि मैक्रो क्या काम में आता है, एक ही टास्क को अपने को ये देखो बार बार करने के काम में आता है, तो वही चीज़ अपन इसके थ्रू बता सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ये कुछ क्वेश्चन है वो भी अपने को साथ साथ ध्यान रखने ताकि अपने को दिक्कत नहीं हो। और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो अगर किसी को चाहिए होता है तो। और ये था आज का वीडियो जिसके अंदर अपन ने पूरा एक वन शॉट रिवीजन किया है अपने एक चैप्टर का, जो कि अपने लिए जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, मैक्रो था, इसके अलावा अपने पास डेटा कंसोलिडेशन है, बहुत सारी सब टोटल वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं। तो इसको आप एक वीडियो में आपको ये चीज़ें अगर पसंद आई तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने टॉपिक का नाम रहता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इसको अपने पूरा कवर किया है। यहीं से अपने पास देखो क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। इसमें से जो क्वेश्चन बन रहे थे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।